सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया युद्ध 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 युद्ध। शास्त्र में था महापंडित, उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, विद्या और शास्त्र में था महापंडित। कांध पे चढ़ के रहता बेताल वो, राजा से पूछता था एक सवाल वो। हर एक कथा का आधार धर्म था, जीवन के अनुभव का वो सार था। उत्तर पता है तो बता दे मुझको, वरना 100 टुकड़े होगा सर ये तेरा। हे समाज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया रा 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 री रा। राजा विक्रमादित्य, ऐसे आधी रात में कब कब आते इस शमशान में? बिना जिद छोड़े अपना काम पूरा करने का तेरा प्रयास देखकर किसी भी इंसान को आश्चर्य ही होगा। मैं जानता हूँ ये सब उस अद्भुत शक्ति के लिए कर रहे हो ना। शक्ति प्राप्त करने के अन्य और भी मार्ग हैं राजन, किंतु साधु संत महात्माओं को शक्तियाँ जल्दी मिलती हैं। राजा विक्रमादित्य, जीवन में आगे भी तुम इसी मार्ग पर चलते रहो। इसलिए मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ, सुनो। यहाँ पर रखते हैं। इसको भी पकड़ो। लाइए। भैया, अब मैं जा रहा हूँ भैया। ठीक है, ठीक है। भैया, भैया, अब मैं जा रहा हूँ भैया। खुश रहो, संभाल के जाना। भाभी, जाओ। मैं चलता हूँ भाभी। संभल कर जाइए। अच्छा मालिक, आप गलत नहीं समझेंगे तो एक सवाल पूछूं क्या? पूछो हनुमंत। मालिक बताइए, क्या आपने कभी किसी नाटक में अभिनय किया था? क्यों? नहीं, कुछ खास नहीं। आप अपने भैया के सामने बहुत अच्छे से रोए, इसलिए पूछा। अरे हनुमंत, ये सब कौन सी बड़ी बात है? इस रत्नाकर को क्या समझते हो तुम? हाँ, मैं एक तरह से नौरस का नायक हूँ। जैसा समय होता है वैसा रंग बदलता हूँ। गिरगिट की तरह है ना? ए,
ये क्या, तू मुझे गिरगिट बोल रहा है? बाप रे, गलती हो गई मालिक, माफ कीजिए। मैं तो बस उदाहरण दे रहा था, ये बेकार शब्द बीच में आ गया। हाँ, तू मेरा चेला है इसीलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, नहीं तो। मालिक, आपके भैया ने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आपने क्या क्या लिया वो भी देखा नहीं। हाँ। हे, मेरे भैया को मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, समझा? ओह, इसीलिए आपने उनके साथ बेईमानी की है ना? हाँ। हे, क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो। आजकल तेरा नाटक बहुत बढ़ गया है क्या? अरे चाचा जी, माँ 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 माँ। क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? माँ, ये घर खाली खाली क्यों है माँ? बोलो ना माँ। चाचा जी घर आए थे क्या? हमारे घर का सामान मैंने चाचा जी को बैलगाड़ी में ले जाते देखा। तुमने और पिताजी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? देखो बेटा, सामान यहाँ रहे तो भी ठीक है, चाचा जी के घर रहे तो भी ठीक है। भगवान करे वो सदैव आनंदित रहे। चलो खाना देती हूँ। क्या हो गया मालिक? हनुमंत, हाँ? अभी तक तो ये सारी जमीन मेरे भैया की थी, हाँ? लेकिन आज से ये सब कुछ मेरा हो गया। ये सारी जमीन भी मेरी हो क्या गई कह है। मालिक, हाँ, एक तरह से आप जीत तो गए हैं, हाँ। लेकिन एक तरह से आप बहक भी गए हैं। हाँ? क्या कहा? मैं बहक गया हूँ क्या? इस मामले में रे? जमीन के मामले में मालिक। क्या जमीन के मामले में? हाँ। अरे गधा, जो 15 एकड़ जमीन थी ना, उसमें से 5 एकड़ भैया को दे दिया और 10 एकड़ जमीन मैंने रख ली। उसमें मैं कैसे बह गया हूँ रे? बहके नहीं है तो और क्या है मालिक, इसीलिए कहता हूँ कि आपको अकल ही नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था मालिक, जब आपने 10 एकड़ जमीन मांगी हाँ। तब थोड़ा सोचना तो चाहिए था, नहीं तो मुझे तो पूछना चाहिए था। घुमा फिरा कर बात मत कर, सीधे सीधे बोल। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भी नहीं, समझाने के लिए तो मैं हूँ। चलिए समझाता हूँ। हाँ। बताइए, अभी आपकी जमीन कहाँ पर है? पहाड़ के पास। और आपके भाई की जमीन? गांव के अंदर। हाँ, तो बताइए, आपके जमीन में कुआं है? नहीं। आपकी भाई के जमीन में है? हाँ, मेरे भाई की जमीन में है। हाँ, वही तो गलती हुई है। हाँ। 4 बार अच्छे से बारिश हुई तो आपकी जमीन तालाब बन जाएगी, तब उस जमीन का क्या फायदा है, मुझे बताइए ना मालिक। अरे रे, सही कह रहा है हनुमंत, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए मालिक, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सीधा आपके भैया के घर पे जाइए और कुछ भी हो आप वो जमीन उससे ले लीजिए। अजी सुनिए, क्यों उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं ठीक ही हूँ। मुझे पता है आप अपने छोटे भाई की चिंता कर रहे हैं। हाँ सावित्री, उसी की चिंता हो रही है मुझे। माँ और पिताजी के जाने के बाद मैं ही उसका सब कुछ था, और अब ये घर इतना सूना सूना लग रहा है, और वो अभी दूसरी जगह रहने चला गया। वहां ठीक से समय पर खा भी पाएगा या नहीं पता नहीं, इसी बात की चिंता हो रही है। देखिए, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों उसकी इतनी चिंता कर रहे हो? आप ऐसे ही चिंता करते रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी।
देखो सावित्री, तुम चिंता मत करो, अंदर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मालिक, बात कीजिए उनसे। भैया। रत्नाकर, रत्नाकर, क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रहे हो? अरे रे, मैं कौन से मुंह से बताऊं भैया। तुम पापी हो, धोखेबाज हो। एक ही कोख से हम दोनों भाई ने जन्म लिया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अरे रे भैया, नहीं नहीं भैया, तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह हो भैया। तुमको दुखी करके मैं नर्क में चला जाऊंगा भैया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये सारे गांव वाले कह रहे हैं भैया। गांव वाले ऐसा कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, अगर सिर्फ हमारे गांव के लोग ये बात करते तो एक कान से सुनकर एक कान से निकाल सकते थे, लेकिन आसपास के सारे गांव के लोग यही बात कर रहे हैं। रत्नाकर, अच्छा ये बताओ कि ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं? नहीं भैया, पहाड़ी के पास वाली 10 एकड़ बेकार जमीन मुझे देकर तुमने पानी वाली 5 एकड़ जमीन रख ली भैया। मुझसे धोखा किया, बेईमानी की तुमने। नहीं भैया, तुम तो मेरे लिए भगवान जैसे हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते भैया। कभी नहीं। वो तो मैं भी समझता हूँ और ये भी समझता है, लेकिन ये गांव वाले नहीं समझते भैया। बेकार में आपके लिए बुरी बातें बोलते रहते हैं। रत्नाकर, तू अधिक मत सोच और मेरी बात सुन। देख, वो जो मेरी 5 एकड़ पानी वाली जमीन है ना, वो मैं तुझे दे दूंगा, पहाड़ी वाली मुझे दे ठीक है भैया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? नहीं नहीं, पहाड़ी वाली जमीन मुझे मिली है ना, मैं ही उसमें मेहनत करके किसी तरह फसल उगा लूंगा भैया। लेकिन वो 5 एकड़ जो जमीन है ना भैया, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, वो गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए। उसमें से 2.5 एकड़ जमीन मुझे दे दीजिए भैया, मैं कुछ उगा लूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं कल सुबह जाकर प्रखंड में से कागजात तैयार करवा लूंगा। ठीक है भैया, कोई बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलता हूँ भैया, अपना ध्यान रखना। चलिए मालिक। अजय सुनिए। क्या हुआ सावित्री? अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। वो हमारे रत्नाकर की शादी करवा दे। रत्नाकर की शादी? नहीं सावित्री, शादी की बात करते ही वो एकदम से भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी। अब ऐसी हालत में वो शादी के लिए कैसे मानेगा? वो नहीं मानेगा कह के हम शांत रह सकते हैं क्या? कुछ भी करके हमें उसे मनाना होगा। बात तो तुम्हारी सही है सावित्री, लेकिन अचानक से उसके लिए लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो लक्ष्मीपति की बेटी कनिका है ना, अच्छी रहेगी हमारे रत्नाकर और कनिका की जोड़ी। लक्ष्मीपति जी की कनिका एक ही बेटी है, सारी संपत्ति कनिका को ही मिलेगी। अगर उसको मिली तो रत्नाकर को ही मिलने जैसा है ना। उसके बाद वो यहाँ आकर बार बार ये दो वो दो बोलना छोड़ देगा। इसीलिए जितने जल्दी हो सके उसकी शादी करवा देते हैं। ठीक है सावित्री, तुम्हारी बात मानूंगा। मैं रत्नाकर से बात करके देखता हूँ, चाहे जो भी करना पड़े, इस बार उसकी शादी करवा के रहूंगा।
स्वामी जी आप कौन हैं और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, घर के मालिक कहाँ हैं? हाँ है ना, बुलाता हूँ, रुको। चाचा जी, चाचा जी। आप कौन है स्वामी जी? मैं प्रभु का एक सेवक हूं, दूर हिमालय से आया हूं। देखो भाई, आज रात रुकने के लिए जगह मिल सकती है। हाँ। एक समय हमारे घर पर अगर कोई आता था तो मेरे भैया ही उसे आश्रय देते थे। अगर अभी मैं आपको आश्रय दिया तो बेचारे मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। रुक जाइए। सुनो दिनकर, सन्यासी जी को अंदर ले जाकर रहने का इंतजाम कर दो, जाओ। ठीक है चाचा जी। हाँ। चलिए स्वामी जी। मालिक सुनिए, उस सन्यासी को देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। उस सन्यासी को आपको अपने घर पे आश्रय नहीं देना चाहिए वो था। क्यों हनुमंत? उस सन्यासी से आपको जरूर कुछ न कुछ आपत्ति होगी, ऐसा मन मुझे बार बार कह रहा है। अरे उससे मुझे क्या आपत्ति होगी रे बेवकूफ। तो जाने दो, मुझे क्या। स्वामी जी, ये लीजिए। बच्चे, तुम्हें देखते रहने से एक क्या हुआ, बोलिए। बेटा, तेरे चाचा जी कैसे इंसान हैं? मेरे चाचा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे वो बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। देखिए, मेरे चाचा जी के बारे में कुछ भी बोला तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आप हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बस। ठीक है बेटा, तुम्हें देखने के बाद एक वर देने की इच्छा हो रही है तुम्हें। बोलो, तुम्हें कैसा वर चाहिए, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। मेरे चाचा जी बुरे हैं ऐसा बोला था ना आपने, और मैं? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा है तो मेरा सब चाचा जी को जाए और चाचा जी का सब मुझे मिले। तथास्तु। मालिक, ये क्या हुआ? बाप रे, भागो। देखा मालिक, देखा, मैंने आपसे कहा था आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए उस सन्यासी को घर पे आश्रय मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए आपकी कैसी हालत हो गई है। देखा राजन, सन्यासी का वर अच्छा लगा ना तुम्हें? खुद के चाचा का धोखा जाने बिना दिनकर ने जो वर मांगा, क्या उसमें स्वार्थ था या फिर देखो बेताल, रत्नाकर ने जो गड्ढा खोदा था वो उसी में जा गिरा। वही चाचा वाले नाटक से, विद्या और अकल से दूर रहने वाला दिनकर खुद का ही चाचा सही है उसने ऐसा मान लिया था। सन्यासी की उस बात से नाराज होकर बिना कुछ जाने दिनकर ने मेरा सब चाचा को जाए और चाचा का सब मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा प्रकट की। उसकी बातों में सच्चाई थी और उसी के कारण दिनकर के अनुसार तुरंत ही वो वर सफल हुआ। और इस तरफ रत्नाकर को ये पता चल गया था कि उसने कितना बड़ा पाप किया। उसके प्रायश्चित करने के लिए वो सन्यासी के पास आकर मालिक देखिए, वो यही आ रहा है, कुछ कीजिए।
मुझे क्षमा कर दीजिए सन्यासी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं समझ गया हूँ। मेरी आंखें खोल दी है आपने, मेरी आंखें खोल दी है आपने। जो भी व्यक्ति अपनी भूल का एहसास करके उसका उचित प्रायश्चित करता है, वही व्यक्ति समाज में महान बनता है। तुम्हारा कल्याण हो। सन्यासी के वैराग्य में ममता और खून का संबंध नहीं होता, इसलिए सन्यासी अपना संबंध नहीं बताता है। सब मिलाकर रत्नाकर को अपनी गलती का प्रायश्चित करवाना और कम अकल वाले बालक को अच्छा कर देना, यही उद्देश्य था उस सन्यासी का। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, खंबे ताल की